एक बड़ा सवाल जिसे भारत में बार बार उठाया जाता है कि भारत का मुसलमान एजुकेशन में पीछे क्यों है, या फिर सीधे सीधे कहा जाता है कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते। टीवी डिबेट्स हो या व्हाट्सएप के भड़काऊ मैसेज, ये बात अक्सर ऐसे कही जाती है जैसे पूरी सच्चाई बस यही हो। आज हम इसी विषय को मिथक और सच्चाई की तराजू पर तौलेंगे। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। अक्सर समाज में ये धारणा बना दी गई है कि मुस्लिम समुदाय मेन स्ट्रीम मॉडर्न एजुकेशन से दूर रहना चाहता है। इसे एक कल्चरल रेजिस्टेंस यानी सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन क्या ये सच है? वास्तविकता यह है कि एजुकेशन के प्रति किसी भी कम्युनिटी का झुकाव उस अवसर और एक्सेस पर निर्भर करता है जो उसे समाज और राज्य से मिलती है। मुस्लिम समाज में एजुकेशन के प्रति अरुचि का मिथक हकीकत से कोसों दूर है। सच तो यह है कि आर्थिक तंगी, सुरक्षा का अभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी अक्सर उनके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। साल 2006 में एक रिपोर्ट आई थी जिसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट ने भारतीय मुसलमानों की एजुकेशनल और सामाजिक स्थिति पर देश को आईना दिखाया था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि मुस्लिम समुदाय एजुकेशन, रोजगार और सरकारी नौकरियों में मेन स्ट्रीम से काफी पीछे है। लिटरेसी रेट, एजुकेशन में स्कूल ड्रॉप आउट और हायर एजुकेशन तक पहुंच के मामले में मुसलमानों की स्थिति काफ़ी नीचे थी। लेकिन उस रिपोर्ट को जारी हुए करीब 20 साल बीत चुके हैं। तो सवाल है कि क्या आज यानी 2026 में स्थिति वैसी ही है? आपको यकीन करना होगा कि पिछले 15 साल में भारत की तस्वीर बदली है। मॉडर्न एजुकेशन को लेकर मुस्लिम समाज का विजन तेजी से बदला है। यदि हम हाल के सरकारी डेटा और एजुकेशनल सर्वे को देखें तो एक साफ बदलाव नजर आता है। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के सरकारी प्रयासों और मुस्लिम परिवारों में अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम या टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स करवाने की ललक से स्थिति में सुधार आया है। आज मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां एजुकेशन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रही हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों के दाखिले में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब है कि मुसलमानों में एजुकेशन की आपकी सीडी अगर 2006 के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में अटक गई है तो खुद को अपडेट करिए। 2006 की रिपोर्ट आखिरी सच नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल लिटरेसी रेट थी लगभग 74% और मुसलमानों की लिटरेसी रेट उसी जनगणना में थी करीब 68.5%। यानी मुसलमान राष्ट्रीय औसत से पीछे थे, लेकिन बहुत पीछे नहीं थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रही थी। 1991 से 2011 के बीच 10 सालों में मुस्लिम लिटरेसी रेट में एक बड़ा सुधार आया। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं में यह सुधार काफी बड़ा रहा। यह धारणा है कि मुस्लिम समाज लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की स्कूलिंग लगातार बढ़ी है। आज कई राज्यों में मुस्लिम लड़कियां स्कूल और कॉलेज में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। केरल इसका बड़ा उदाहरण है। केरल में मुस्लिम महिलाओं की लिटरेसी रेट देश के कई समुदायों से बेहतर है। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन में तेजी से सुधार हुआ है। यानी ये कहना कि मुस्लिम समाज एजुकेशन का या लड़कियों के एजुकेशन का विरोधी है, एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि सब कुछ पूरी तरह ठीक हो गया है। सच्चाई ये है कि अभी भी मुस्लिम बस्तियों में स्कूल की कमी, गरीबी और तकनीकी एजुकेशन का महंगा होना अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। सच्चर कमेटी के बाद की रिपोर्टों में भी ये बात सामने आई है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों की संख्या या मुस्लिम समुदाय की संख्या अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से बेहद कम है। कई मुस्लिम परिवार आज भी अपने बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के बजाय मजदूरी या छोटे मोटे धंधों में लगाने को मजबूर हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके। यहाँ एजुकेशन की कमी मुख्य कारण नहीं है, ये कल्चर नहीं है, बल्कि इकोनॉमी है। बहरहाल आज का मुस्लिम युवा दीन और दुनिया यानी मॉडर्न एजुकेशन के बीच बैलेंस बना रहा है। बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक मुस्लिम युवा डॉक्टर, इंजीनियर, CA और सिविल सेवा की तैयारी में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत है। आज का मुसलमान समझ चुका है कि 21वीं सदी में एजुकेशन ही वो एकमात्र रास्ता है जो उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकती है। अभिभावकों की मानसिकता बदली है। वे अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में गर्व महसूस करते हैं। ये बदलाव किसी बाहरी दबाव से नहीं आया है, बल्कि समाज के भीतर से आया है। और अब
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्या मुसलमान इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं या इसलिए क्योंकि वो बड़ी संख्या में गरीब हैं? सच्चर कमेटी और NSSO के आंकड़े बताते हैं कि भारत के मुसलमानों का बड़ा हिस्सा गरीब शहरी बस्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में रहता है। और यहाँ समस्या सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। भारत में गरीब परिवार, चाहे वो हिंदू हों, दलित हों, आदिवासी हों या मुसलमान, सभी को कमजोर सरकारी स्कूल, कम अवसर और जल्दी काम पर जाने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। यानी एजुकेशन की समस्या का बड़ा हिस्सा आर्थिक है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत के मुसलमान बड़ी संख्या में शहरों में रहते हैं। सामान्य धारणा यह होती है कि शहर में रहने वालों को ज्यादा मौके मिलते होंगे, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कई मुस्लिम बहुल शहरी इलाकों में स्कूलों, बैंकों, सरकारी सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी। कई जगहों पर मुस्लिम मोहल्लों को गेटो की तरह देखा जाने लगा और इसका असर एजुकेशन पर भी पड़ा। जब किसी समुदाय के इलाके में अच्छे स्कूल ही नहीं हो तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? अब बात करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के आंकड़ों के अनुसार हायर एजुकेशन में मुसलमानों की भागीदारी अभी भी उनकी आबादी के अनुपात से कम है, लेकिन यहां तस्वीर बदल रही है। देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्रोफेशनल कोर्सों में मुस्लिम छात्रों की संख्या बढ़ रही है। नीट और JEE जैसी परीक्षाओं में मुस्लिम छात्रों की उपस्थिति लगातार बढ़ी है। UPSC में भी हर साल मुस्लिम उम्मीदवार सफल हो रहे हैं। भारत में एक नया मुस्लिम मध्य वर्ग उभर रहा है। ये वर्ग एजुकेशन पर निवेश कर रहा है, बच्चों को कोचिंग भेज रहा है, लड़कियों को कॉलेज भेज रहा है और टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की ओर बढ़ रहा है। आप हैदराबाद, बेंगलुरु, केरल, पुणे, दिल्ली, अलीगढ़ इन जैसे शहरों को देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा IT, डिजाइन, मीडिया, सिविल सर्विस और बिजनेस में दिखाई देंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर टीवी डिबेट में उठता है, मदरसे। अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि भारत के अधिकांश मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। विभिन्न सरकारी सर्वे बताते हैं कि भारत के अधिकांश मुस्लिम बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूलों में, जो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत बहुत कम है, यानी पूरा मुस्लिम समाज सिर्फ मदरसों में पढ़ता है, इस धारणा में दम नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में मदरसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए, लेकिन उन्हें पूरे मुस्लिम समाज की एजुकेशन का प्रतिनिधि मान लेना गलत होगा। फिर स्टीरियोटाइप क्यों बना हुआ है? अब बड़ा सवाल, अगर सुधार हो रहा है तो मुसलमान पढ़ते नहीं, ये वाला स्टीरियोटाइप क्यों बना हुआ है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है विजिबिलिटी। मीडिया अक्सर मुस्लिम समाज की सबसे पिछड़ी तस्वीर को दिखाता है। पुराने मदरसे, गरीबी, भीड़भाड़ वाले मोहल्ले, ये विजुअल टीवी पर ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं दिखाता कि हज़ारों मुस्लिम लड़कियां मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रही हैं या कितने मुस्लिम युवा टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं। दूसरा कारण है प्रतिनिधित्व की कमी। अगर किसी समुदाय की मौजूदगी मीडिया, विश्वविद्यालयों और प्रशासन में कम होगी तो उसकी पॉजिटिव स्टोरीज भी कम दिखती हैं। और इस गैप को आवाज़ द वॉइस अपने साथ भाषाओं की वेबसाइट्स और ऑडियो विजुअल स्टोरीज से भरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप हमें देखते रहें। तीसरा कारण है कि राजनीतिक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई मुस्लिम परिवारों में बच्चे जल्दी रोजगार में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार की आय सीमित होती है। अगर पिता दर्जी हैं, बढ़ई है, कारीगर है या छोटी दुकान चलाते हैं तो बच्चा जल्दी से ये काम सीखने लगता है। यानी यहाँ सवाल धर्म से ज्यादा आर्थिक संरचना का है। तो क्या मुसलमान एजुकेशन में पीछे हैं? अगर डेटा देखें तो जवाब है हाँ। कई क्षेत्रों में वे अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। लेकिन ये कहना कि वे पढ़ना नहीं चाहते, ये फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है। उम्मीद है कि आप धारणाओं पर नहीं, तथ्यों पर बात करेंगे। तथ्य पवित्र होते हैं। आज के मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। दीजिए मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।